नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस आर्टिकल्स, कुछ बढ़िया फाइनेंशियल और इकोनॉमिक आर्टिकल्स और उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो हम एक बिजनेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करना सीखेंगे कि कैसे हमें इसे पढ़ना है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल से। थोड़ा लंबा आर्टिकल है बट इट्स अ good article. World expects India to displace China as leading driver of global oil demand. Can the country's refining capacity keep up? अब देखेंगे ऑयल से रिलेटेड हम कोई भी आर्टिकल ना जल्दी छोड़ते नहीं है, क्योंकि लोग यूजुअली अगर आप देखें आम जनता ये अंडर एस्टिमेट करती है ऑयल को। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेट है किसी भी कंट्री के लिए। सिर्फ इसे यूज करके आप किसी भी कंट्री को क्रिपल कर सकते हैं। बिना उनसे कोई वॉर किए आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ ऑयल से ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इसकी वजह से कई वॉर्स हो चुकी हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग आज तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और कई कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसीज, कई कंट्रीज, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसके बेसिस पे बनाती हैं। स्पेशली आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज को देख लीजिए अगर, और भी ऐसी कंट्रीज हैं। इंडिया भी इस वक्त आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा हमारी जो डिसीजंस हैं जियोपॉलिटिक्स के, वो ऑयल के अराउंड ही सराउंडेड है। इसीलिए इसके बारे में ना, चाहे आप आईटी में हो, किसी भी सेक्टर में हो, आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, राइट? ताकि आपको आप कह सकें कि ठीक है, आप जियोपॉलिटिक्स समझ पाएंगे, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ पाएंगे, आप इन्फ्लेशन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। इंडिया के एम्बिशंस जो है हमारे रिफाइनिंग सेक्टर के लिए, दे हैवंट क्वाइट ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। अभी कुछ ट्रांसलेट नहीं हुआ एक्शन में। इस आर्टिकल का कहना है ऑन द ग्राउंड, और इसके इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये एनर्जी सिक्योरिटी, फ्यूल इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक डिमांड के लिए हमें देखने को मिलेंगे। क्या एनर्जी सिक्योरिटी मतलब हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं, ये ऑयल से ही बने हुए प्रोसेस चीजें यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, राइट? जिंदगी जीने के लिए एनर्जी पे हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है। हम फोन पे नहीं, फोन को चार्ज कैसे करेंगे? इंटरनेट को पावर क्या कर रहा है? एनर्जी कर रहा है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें रिसोर्सेज चाहिए। एनर्जी ही सब कुछ है इस वक्त, ठीक है? एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज हम चाइना से भी युद्ध के बारे में सोचे, यूएस से सोचे, सबसे पहली चीज ये होगी कि क्या तुम एनर्जी पे सफिशिएंट एनर्जी है तुम्हारे पास, कि अगर पूरी दुनिया तुम्हें आज बैन कर दे तब भी तुम इतनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि रशिया। और उसके बाद क्या तुम अपने 140 करोड़ लोगों को खाना खिला सकते हो? क्या इतना फूड है? अगर ये दो चीजें हैं ना आपके पास सफिशिएंट, और आप इंडिपेंडेंट हो, आप दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हो, आप किसी से भी पंगे ले सकते हो, ठीक है? यूजुअली इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखें तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और वैसे ही जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी आज रशिया को अगर आप देखिए, राइट, रशिया के पास ये दोनों चीजें भरपूर है। एनर्जी तो वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, फूड की भी उसके पास कमी नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है उसके पास, राइट? तो वो फूड भी प्रोड्यूस कर लेता है अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। तो अगर आपकी पॉपुलेशन को एनर्जी और फूड मिल रहा है ना, तो वहां सिविल वॉर के चांसेस नहीं है, क्राइम के रेट्स कम रहेंगे, वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, भले आप वॉर पे हैं, कुछ भी है, ये दोनों चीजें लेकिन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मानते हैं हम इन्हें। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया सबसे बड़ा ड्राइवर होगा ग्रोथ का, ग्रोथ की इंजन बनेगा इंडिया जब ग्लोबल ऑयल की आप बात करें। इस वक्त चाइना रहा है, और ये बात हो रही है अगले दशकों तक, ठीक है? कमिंग डेकेड्स की बात है, इस डेकेड की नहीं, आगे जितने भी डेकेड्स हैं, यहाँ पे इंडिया डिस्प्लेस करेगा चाइना को। अभी नहीं किया है हमने। तो डोमेस्टिक पॉलिसीज एनर्जी सेक्टर में इनका भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा हमारे फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में एंड स्पिल ओवर क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट में भी। तो अगर आप देखें, अवेयर ऑफ वर्ल्ड्स आइज ऑन इंडिया एज अ प्राइम डेस्टिनेशन फॉर एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स एंड ड्रिवन बाय नीड टू इंश्योर सप्लाई सिक्योरिटी एंड फॉस्टर आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। तो आप देखिए, अवेयर ऑफ वर्ल्ड्स आइज ऑन इंडिया, ठीक है? अवेयरनेस है हमारे अंदर की पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर है इस वक्त एज प्राइम डेस्टिनेशन। प्राइम डेस्टिनेशन क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कोई भी कंपनी है, कोई भी सेलर है, उसे पता है कि मेरा सबसे बड़ा कस्टमर तो ये है, इसे नाराज करना नहीं है, तो एनर्जी के इन्वेस्टमेंट्स मैं यहाँ पे करूंगा, राइट? यहाँ पे सप्लाई सिक्योरिटी इंश्योर करूंगा और फॉस्टर करने की हम कोशिश करेंगे सेल्फ रिलायंस, क्योंकि अब बार्गेनिंग चिप्स हमारे पास है ना। सबसे बड़े कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट सबसे सस्ते दाम पे खरीदता है, उसे सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स मिलते हैं,
हमेशा। आप किसी भी चीज में देखिए, प्रोक्योरमेंट के अगर आप बात करें, तो वैसे ही इंडिया बन जाएगा अगर दुनिया का सबसे बड़े कस्टमर में से एक, तो जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनके सामने हमारे जो निगोशिएशन पावर है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। अगर हम नंबर 1 इंपोर्टर बन जाएंगे ऑयल के, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिच किया कि हम बूस्ट करें रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 मिलियन टन पे बाय 2030। ये आया है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक में बेंगलुरु में 2030 के एडिशन में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमें 4 मिलियन बैरल्स पर डे, ठीक है, 7 ईयर्स में ऐड करने पड़ेंगे और अराउंड 600,000 बैरल्स पर डे अ ईयर। तो इट इज अकिन टू एडिंग 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी एवरी ईयर। अब आप सोचिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो जामनगर की रिफाइनरी है ना, ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, ठीक है। इंडिया की बात छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में। और हमें जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं 2030 तक के, ठीक है, कि हम 4 मिलियन बैरल्स पर डे ऐड करेंगे 7 साल में। इसका मतलब हमें हर साल एक नया रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनरी जितना बड़ा रिफाइनरी खड़ा करना होगा इंडिया में। इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट एंड इट्स नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, आप बहुत हार्ड टारगेट्स रख रहे हैं, तो वो गलत बात नहीं है, राइट। इट्स नॉट रॉन्ग टू बी एम्बिशियस। क्या होगा, आप थोड़ा शॉर्ट रह जाएंगे, बट आप एफर्ट तो डालेंगे उसके हिसाब से। मे बी शायद 5 साल लेट हो जाए, बट स्टिल 5 साल में भी अगर हमारे पास अगर 6 अलग रिफाइनरीज हो, राइट, बहुत बड़ी बात है अगर 10 साल हो जाए 5 साल से, लेकिन 6 रिफाइनरी से कितनी जॉब क्रिएट होंगी, कितना हम एक्सपोर्ट करेंगे रिफाइंड प्रोडक्ट्स, आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी डिमांड जो है ये बहुत ही ज्यादा है, हर कंट्री को चाहिए, राइट। जो प्रोसेस्ड केमिकल्स हैं स्पेशली, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता नहीं सकता आपको ऑयल कहाँ कहाँ नहीं यूज होता। चाहे आप पेंट इंडस्ट्री की बात करें, आप क्लोथ्स की बात करें, पूरा फैशन इंडस्ट्री आप देखिए, फैशन इंडस्ट्री थोड़ी हिपोक्रेसी दिखेगी आपको कि काफी ज्यादा प्रमोट करता है क्लाइमेट चेंज जो कॉज है इससे और ये सारी चीजों को, लेकिन क्लोथिंग में, ठीक है, क्लोथ इतने ज्यादा ऑयल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। चाहे आप उनके कलर्स की बात करें, आप जो कलर यूज कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं तो आप देखिए वहां कितना वाटर यूज होता है, यहाँ पे कितना ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं इनमें, मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत अच्छा रहे, लेकिन ये बहुत ही अलग टॉपिक है। तो हमने बोला ऑयल की डिपेंडेंसी कहाँ पे है, पेंट में, ठीक है, क्लोथ्स में, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है, और उसके बाद जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल है, ठीक है। तो खाना बनाने से लेके खाना को यहाँ से वहां पहुंचाने तक हमें एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। हम जो कपड़े पहन रहे हैं उसके लिए, जो हम शूज पहन रहे हैं उसके लिए, जो सर्दी के कपड़े हैं उसके लिए, हर चीज के लिए हमें चाहिए। तो मोदी जी एको कर रहे थे ग्लोबल व्यू ओवर कंसर्न्स दैट इनएडिक्वेट रिफाइनिंग कैपेसिटी आफ्टर पैंडेमिक एंड वर्ल्ड इकोनॉमी प्लेग्ड बाय इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैज एक्सटेंडेड द लाइफ ऑफ इंडियाज फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी फ्रॉम 2026 to 2030। ये देख रहे हैं ओनली 500,000 5 लाख बैरल per day of new capacity and additions coming in up each year। तो यहाँ पे मोदी जी का कहना है कि मोदी जी ने एको किया, मतलब आप कह सकते हैं जो ग्लोबल व्यू है, जो कंसर्न्स के, कि रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है जब से पैंडेमिक हुआ, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हर जगह आ गया, ग्रोथ कम हो गई, आप देखिए चाइना, यूरोप, यूके और जर्मनी तो अभी रिसेशन में भी है, ठीक है, जापान भी रिसेशन में आ गया। तो इसीलिए इंडिया की जो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है ना, इसकी लाइफ बढ़ गई है ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से। 2026 से 30 तक सिर्फ 5 लाख बैरल्स पर डे का ही नेट कैपेसिटी एडिशन हमें देखने को मिल सकता है। अमृता सिंह जी का कहना है, जो हेड ऑफ रिसर्च है एनर्जी एस्पेक्ट्स के, लंदन बेस्ड रिसर्च हाउस है ये, ठीक है। उनका ये भी कहना था कि नथिंग कंपेयर टू ग्रोथ इन ऑयल डिमांड ऑफ एटलीस्ट 1 to 1.5 मिलियन बैरल्स per day each year, and there is likely to be a deficit of products, transportation products in particular, because investment is continuing on petrochemical side। तो इनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये पेट्रोकेमिकल में आ रहा है, ठीक है। तो कई जगहों पे हमें दूसरी जगहों पे डेफिसिट भी देखने को मिल सकता है, डेफिसिट ऑफ प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलर। तो आते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, OECD ग्रुप के जो रिफाइनर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया कि वो रिफाइनिंग कैपेसिटी को शट करेंगे, 1 मिलियन बैरल पर डे कर देंगे ओवर द नेक्स्ट 4 years, विद यूरोप लीडिंग द वे। यूरोप इसमें सबसे आगे है, ठीक है। तो ये कम करने की बात कर रहे हैं। इंडिया में क्या बात चल रही है कि भाई हम हर साल एक रिलायंस का जितना बड़ा रिफाइनरी है उतना बड़ा रिफाइनरी ऐड कर देंगे,
लेकिन बाहर क्या बात चल रही है कि हमें तो भाई कट करना है, हमें प्रोडक्शन को कट करना है रिफाइनिंग के, ठीक है। तो इंडियन रिफाइनर्स, स्टेट और प्राइवेट, हम जो है यहाँ पे आप देखिए, वी हैव नॉट toned on an emergency refining scarcity in the past year. No new plans for additions were announced, कोई additions नहीं announce हुए, क्योंकि it takes 5 to 7 years to build, 5 से 7 साल लग जाते हैं। 2018 की ऑयल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई, इसमें प्रोजेक्ट किया गया कि रिफाइनिंग कैपेसिटी 8.8 मिलियन बैरल पर डे पहुंच जाएगी 2030 तक, लेकिन पार्लियामेंट में जो रिप्लाई आया है उनका ये कहना है कि इसे स्केल डाउन कर दिया हमने 6.1 मिलियन बैरल पर डे बाय 2028, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ऑयल को लेके इंडिया पे कितनी ज्यादा नजरें हैं, कितने सारे नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ ऑयल में। ये इतना बड़ा आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, आप देखिए हमने कितनी सारी चीजें इसमें कवर की है, गवर्नमेंट के कितने रिफाइनरी बिल्ड करने के जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, उसके बाद कहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं काम, ग्लोबली क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखिए ओवर द नेक्स्ट 7 years इंडियन रिफाइनर्स ऐड करेंगे 1 मिलियन बैरल डे पर डे ऑफ न्यू रिफाइनरी डिस्टिलेशन कैपेसिटी, मोर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आउटसाइड चाइना, पेरिस बेस्ड आईईए का कहना है। तो इतनी ज्यादा एडिशंस हो रही है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, ये है क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए हमें ये करने के लिए। तो इंडिया में जब पूरी दुनिया ये पड़ेगी कि इंडिया में एडिशन हो रहा है, बाहर जब रिडक्शन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो कहाँ आएगा, इंडिया में। तो इससे फायदा कहाँ होगा, इंडियन इन्वेस्टर्स को तो होगा ही होगा, राइट। अगर पैसा यहाँ पे आ रहा है तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन बिजनेसमैन, इन्हें फायदा होगा, जॉब क्रिएशन अच्छी होगी, राइट। और ये फॉर्मल जॉब्स बहुत अच्छे क्रिएट होंगे, ये सारे ऑर्गेनाइज जॉब्स क्रिएट होंगे, स्किल्ड जॉब्स भी होंगे, यहाँ पे इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। सो वी कैन सी कि इसका एक रिपल इफेक्ट होगा पॉजिटिव, राइट, सारे ओवरऑल सेक्टर्स में, और इससे हमारा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा ऐड होगा। तो सिर्फ इस चीज से कि हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर बनने वाले हैं, हम इसका कितना फायदा उठा सकते हैं, कितना नेगोशिएशन कर सकते हैं, आपको इस आर्टिकल से पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आगे टेक्निकल चीजें हो जाती हैं और ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्किप कर करके इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया है कि बूस्ट करें रिफाइनिंग कैपेसिटी जामनगर में, ठीक है। वो फोकस कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल पे और न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स पे। ऑयल सेक्रेटरी जो है हमारे पंकज जैन, उनका कहना है कि जो न्यू रिफाइनरीज हैं फोकस करेंगी इंक्रीजिंग कन्वर्जन रेशियोज फ्रॉम क्रूड टू पेट्रोकेमिकल्स टू अबाउट 10 to 15% फ्रॉम 4 to 5%। कोई डिटेल नहीं दी उन्होंने डबलिंग ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी पे। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली है कि सब, एक तो पेट्रोकेमिकल पे बहुत ज्यादा सबका फोकस है, ठीक है, पेट्रोकेम पे, ये हमें देखने को मिल रहा है इस आर्टिकल से। और जितने भी कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात है, तो यहाँ पे इंडिया के टारगेट्स थोड़े कम हो गए हैं, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज कि हम अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाए। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ChatGPT सेल्फ सर्विस हनुमान सेट फॉर लॉन्च नेक्स्ट मंथ। अब एक कंसोर्टियम है जिसे बैक करते हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग स्कूल्स एम कर रहे हैं कि फर्स्ट ChatGPT स्टाइल सर्विस लॉन्च किया जाए इंडिया में, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हम भी बने एक इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो भारत जीपीटी ग्रुप, ठीक है, इनकम्पस करता है एक आर्म ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। 8 अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे। उन्होंने एक स्नीक पिक दिया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के का, ठीक है। तो ChatGPT जिन्होंने यूज किया है वो यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को, और जिन्होंने नहीं किया है सजेस्ट कि आप जरूर करें एक बार। तो यहाँ पे आप देखें एक वीडियो प्ले की गई डेलीगेट्स के सामने, जहाँ पे एक मोटरसाइकिल मैकेनिक सदर्न इंडिया में AI बॉट से अपने नेटिव तमिल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बैंकर कन्वर्स कर रहा है एक टूल से हिंदी में, और एक डेवलपर हैदराबाद में यूज कर रहा है कंप्यूटर कोड लिखने के लिए। और सारे आप ये देखिए कितने सारे लैंग्वेजेस ये इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट कर पा रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मॉडल डब्ड हनुमान आफ्टर द हाफ मंकी हिंदू डीटी विल रिप्रेजेंट एन एडवांस फॉर इंडिया इन एक्सेलरेटिंग रेस टू डेवलप पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव AI टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये हेल्प करेगा हमें ट्रांसफॉर्मेटिव AI टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने में, अगर ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। तो भारत जीपीटी एनविजन कर रहा है कि जो मॉडल है ये वर्क करेगा 11 लोकल लैंग्वेजेस के साथ और 4 मेन फील्ड्स, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन। ये 4 मेन फील्ड इसके, ठीक है, फोकस में रहेंगे। ये मॉडल डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद IIT
के यूनिवर्सिटीज के साथ, जैसे कि बॉम्बे. इट इज बैक्ड बाय वायरलेस कैरियर रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड इंडियाज गवर्नमेंट. A swath of startups such as Sarvam, Krutrim का नाम आपने सुना होगा काफी लोगों ने. it's famous, backed by prominent VC investors जैसे कि Lightspeed Venture Partners, billionaire Vinod Khosla's fund are also building open source AI models customized for India. While the Silicon Valley companies like OpenAI are building ever larger LLMs, these efforts involved workarounds because of computational constraints and simpler models affordable to smaller businesses and government departments. तो इंडिया में देखिए सिलिकॉन वैली में क्या चल रहा है कि हम ना कंपनी जैसे OpenAI है जिसने ChatGPT बनाया है, वो बहुत ही बड़े लैंग्वेज मॉडल्स बना रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ना आपको पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अफोर्डेबल हो. हम ये नहीं चाह रहे कि एक ऐसा मॉडल बनाए जो बहुत एक्सपेंसिव हो और 100 में से 5 ही लोगों से यूज कर पाए जिनसे हम खूब प्रीमियम पैसे चार्ज करें. नहीं, इंडिया में हम ऐसा लैंग्वेज बना रहे हैं जो सिंपल है, उसमें हम भी खर्चा कम करेंगे बट 140 करोड़ में से ज्यादातर लोग यूज कर पाए और अफोर्ड भी कर पाए. तो एक डिफरेंट जॉनरा है ये एलएलएम्स का, ये कहना है गणेश रामाकृष्णन जी का, जो चेयरमैन है आईआईटी बॉम्बे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के. गूगल रिलीज करा है ओपन एआई मॉडल्स आफ्टर मेटा मूव. गूगल ने वेंसडे को रिलीज किया एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल. ठीक है, दैट आउटसाइड डेवलपर्स पोटेंशियली कैन फैशन एज देयर ओन. तो इसमें आउटसाइड डेवलपर्स भी जो हैं, जो गूगल का पार्ट नहीं है, वो भी फैशन कर सकते हैं एज देयर ओन. एंड यही ऐसा मूव आप देखेंगे मेटा प्लेटफॉर्म्स ने भी अभी कुछ दिन पहले किया है, तो उसके बाद गूगल ने भी इसे अनाउंस किया. तो फर्म ने कहा कि इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस कैन बिल्ड एआई सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन न्यू फैमिली ऑफ ओपन मॉडल्स, जिसे कहा गया है गैमा, फॉर फ्री. यहाँ पे फ्री कर दिया है. ठीक है, एंड कंपनी कर रही है कुछ की टेक्निकल डेटा, जैसे कि किसे मॉडल वेट कहा जाए और जो पब्लिकली अवेलेबल हो. इस मूव से फायदा क्या होगा कि आप देखें ये अट्रैक्ट करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, कि गूगल की टेक्नोलॉजी पे बिल्ड करें नए नए सॉफ्टवेयर्स, राइट, गूगल के एआई को यूज करें और एनकरेज करें यूजेज ऑफ इट्स न्यूली प्रॉफिटेबल क्लाउड डिविजन. यहाँ पे गूगल के क्लाउड बिजनेस को भी फायदा होगा. तो ये मॉडल्स ऑप्टिमाइज्ड हैं गूगल क्लाउड के लिए, जहां पे फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को $300 का क्रेडिट भी मिल रहा है, कंपनी का ये कहना है. Google stopped short of making Gamma fully open source, meaning the company may still have a hand in setting terms and use and ownership. तो पूरी तरीके से ओपन सोर्स नहीं है ये. ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशंस हैं. यहाँ पे आप देखिए कुछ यूज एंड ओनरशिप के कंडीशंस रखे गए हैं. तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओपन सोर्स एआई वाज ripe for abuse, while others have championed approaching for widening set of people who can contribute and to benefit from the technology. With the announcement, Google did not make it bigger. तो बाकी लोगों ने तो बहुत ही इस अप्रोच को बहुत ही डीपली और बहुत ही सीरियसली लिया और ऐसे इस तरीके की पॉलिसीज बनाई कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और पार्टिसिपेट करें और कंट्रीब्यूट करें. लेकिन गूगल का अगर आप अनाउंसमेंट देखें, उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रीमियर मॉडल कुछ अलग हटके नहीं किया. ठीक है, एंड प्रीमियम मॉडल्स नोन एज जेमिनी ओपन इन्होंने बनाया और इनका ये कहना है कि जेमा मॉडल्स आर साइज एट 2 बिलियन और 7 बिलियन पैरामीटर्स और नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज दैट एन एल्गोरिथम टेक्स इनटू अकाउंट टू जनरेट आउटपुट. तो इतने बिलियन पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिसको ये फैक्टर इन करता है मॉडल और उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है. सो वी हैव टू सी दिस इज नॉट वेरी, मैं कहूँगा कि जिन लोगों को एआई की नॉलेज नहीं है उनके लिए इट्स नॉट वेरी सैवी कि उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए. बट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एआई की फील्ड में वॉर चल रहा है लिटरली. अगर आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनीज है एक दूसरे से भी कम्पीट कर रही हैं और वेस्टर्न कंट्री एज अ कंट्री यूएस चाइना में भी आप देखें काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है आपको. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद.